सर्दियों की उस सर्द रात में अभी केवल 8:30 ही बजे थे, लेकिन कोहरे की घनी चादर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो आधी रात का सन्नाटा छा गया हो। एक पुरानी और जर्जर सरकारी बस हिचकोले खाती हुई एक वीरान स्टॉप पर आकर रुकी। इंजन के शोर और धूल के गुबार के बीच से एक गठीले बदन का नौजवान नीचे उतरा। उफ, ये कैसी मनहूस जगह है। शहर से इतनी दूर, यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार रहा। ट्रांसफर भी मिला तो कहाँ, इस बियाबान और डरावने जंगल के बीच। ये विक्रम था, इस दुर्गम इलाके का नया एएसपी। उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन आंखों में फर्ज की चमक। बस उसे उस काल कोठरी जैसे अंधेरे में छोड़कर ओझल हो गई। अब वहां सिर्फ विक्रम था और मीलों तक फैला एक ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभ रहा था। विक्रम को एहसास हुआ कि शहर की चकाचौंध से दूर इस बियाबान जंगल में परिंदा भी पर नहीं मारता। तभी घने कोहरे को चीरती हुई एक धुंधली आकृति उसकी ओर आती दिखी। वो एक बुजुर्ग था जिसके हाथ में एक पुरानी टिमटिमाती लालटेन थी। बाबा, ओ बाबा, जरा सुनिए, ये काल घाटी गांव किस तरफ पड़ेगा? काल घाटी का रास्ता पूछते ही उस बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब सा खौफ तैर गया। बाबू, आगे जो कच्ची पगडंडी दिख रही है ना, वहां से बस बाएं मुड़ जाना। वो सीधा रास्ता गांव और पुलिस चौकी को जाता है। लेकिन जरा संभल कर, आज की रात बहुत भारी है। उसने इशारा तो कर दिया, लेकिन एक ऐसी चेतावनी दी जिसने विक्रम के भीतर एक सिहरन पैदा कर दी। आज की रात बहुत भारी है। विक्रम आगे तो बढ़ गया, लेकिन वो शब्द उसके कानों में किसी पुराने श्राप की तरह गूंजने लगे। रास्ता कच्चा था और दोनों तरफ घने पेड़ इस कदर झुके हुए थे मानो वे आपस में विक्रम की मौत की कोई गुप्त मंत्रणा कर रहे हों। ये मैं कहाँ आकर फंस गया? इतना सन्नाटा, क्या मैं यहाँ टिक पाऊंगा? नहीं विक्रम, तुझे कमजोर नहीं पड़ना है। तू वर्दी वाला है। डरना तेरा काम नहीं, लोगों का डर भगाना तेरा काम है। विक्रम खुद को ढांढस बंधा रहा था, लेकिन उस सन्नाटे में उसकी अपनी धड़कनें किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थीं। तभी उसे दूर एक धुंधली रोशनी दिखी। एक छोटी सी चाय की दुकान, जहां शंभू नाम का व्यक्ति स्टोव पर चाय खौला रहा था। उस अंधेरे में वो रोशनी किसी जाल की तरह लग रही थी। एक कड़क चाय पिलाना, सर दर्द से फटा जा रहा है। साहब, आप यहाँ के तो नहीं लगते। आपके जूते और ये घड़ी बता रही है कि आप शहर के बड़े अफसर हैं। हाँ भाई, सही पहचाना। मैं इस काल घाटी का नया एएसपी हूँ। आज ही मेरी ज्वाइनिंग हुई है। जैसे ही शंभू को पता चला कि विक्रम यहाँ का नया अफसर है, उसके हाथ कांपने लगे। नए आए हैं क्या एएसपी साहब? तो आप ही हैं वो नए साहब। भगवान आपकी रक्षा करे। ये गांव पुलिस वालों के लिए मनहूस है बाबू। यहाँ कानून का नहीं, बल्कि रात की पुकार का राज चलता है। ये रात की पुकार क्या भला है? हंसिए मत साहब। जो पिछले ऑफिसर थे, इंस्पेक्टर चौहान, वो भी आपकी तरह ही निडर और फौलादी थे। लेकिन ये पुकार किसी को नहीं छोड़ती। बैठिए, आपको जानना जरूरी है, वरना आप अपनी जान गंवा बैठेंगे। और तुम मुझे ऐसे क्यों डरा रहे हो? क्या हुआ था पिछले ऑफिसर के साथ? साहब, यहाँ की पुकार का मतलब है साक्षात मौत का निमंत्रण। ये एक ऐसी रूह है जो इंसान को उसकी मौत तक खुद बुलाती है। साहब, यहाँ एक नियम है। ये पुकार हमेशा आपके सबसे प्रिय व्यक्ति की आवाज में आती है, और वो सिर्फ 2 बार पुकारती है। सिर्फ 2 बार। इंसान बार बार बुलाता है, लेकिन ये रूह सिर्फ 2 बार आवाज देती है। अगर आपने दूसरी पुकार पर जवाब दिया या पीछे मुड़कर देखा, तो समझो खेल खत्म। उसने विक्रम को एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे विज्ञान नहीं मानता। रात की पुकार, एक ऐसी रूह जो इंसान को उसके सबसे प्रिय व्यक्ति की आवाज में बुलाती है।
शंभू ने पिछले इंस्पेक्टर चौहान की मौत का जिक्र किया, जो अपनी मरी हुई बहन की पुकार सुनकर जंगल में विलीन हो गए थे और अगले दिन उनकी लाश एक पुराने कुएं के पास फटी हुई आंखों के साथ मिली थी। शंभू भाई, कहानी तो तुम अच्छी बना लेते हो। डर का धंधा यहाँ खूब चलता होगा, लेकिन मैं पुलिस वाला हूँ। मैं भूतों से नहीं, गुनहगारों से लड़ता हूँ। चौहान के साथ कोई दुर्घटना हुई होगी। चलो अब मैं निकलता हूँ। साहब, मेरी बात को हल्के में मत लीजिए। अगर रास्ते में कोई पीछे से आपका नाम लेकर पुकारे तो कसम है आपको मुड़कर मत देखिएगा। शंभू ने कसम दी कि चाहे जो हो जाए, इस रास्ते पर पीछे मुड़कर मत देखना। विक्रम ने उन बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया और अपने क्वार्टर की ओर बढ़ गया। अचानक घने जंगल की हवाएं थम गईं, परिंदों की आवाजें शांत हो गईं और तभी घने कोहरे को चीरती हुई एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। विक्रम। वो आवाज अंजलि की थी, उसकी मंगेतर, जिसकी मौत महीनों पहले एक हादसे में हो चुकी थी। अंजलि, ये कैसे मुमकिन है? वो तो नहीं, ये मेरा वहम है। उस चाय वाले की बातों ने मेरे दिमाग पर असर कर दिया है। विक्रम का खून जम गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो तेज चलने लगा, लेकिन तभी दूसरी पुकार आई। इस बार आवाज में एक ऐसी तड़प और दर्द था जिसने विक्रम के साहस के परखच्चे उड़ा दिए। विक्रम, क्या तुम मुझे फिर से अकेला छोड़कर चले जाओगे? देखो ना, मैं वापस आ गई हूँ। मुझे बहुत ठंड लग रही है विक्रम। क्या तुम मुझे एक बार गले भी नहीं लगाओगे? वो पुकार नहीं, एक सम्मोहन था। विक्रम का दिल उसके दिमाग पर हावी हो गया। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। सामने अंजलि खड़ी थी, सफेद लिबास में मुस्कुराती हुई। अंजलि, तुम सच में आ गई? मेरे करीब आओ विक्रम। लेकिन जैसे ही विक्रम ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, मंजर बदल गया। अंजलि का सुंदर चेहरा मोम की तरह पिघलने लगा। उसकी आंखें जलते हुए अंगारे बन गईं और उसका शरीर 10 फुट ऊंचे एक काले साए में तब्दील हो गया। मूर्ख इंसान, तूने दूसरी पुकार सुन ली, अब मेरा है। वो अंजलि नहीं, सदियों पुराना एक शैतान था जिसने अंजलि का मुखौटा पहन रखा था। विक्रम के पास चीखने तक का वक्त नहीं था। उस साए के खंजर जैसे नाखूनों ने उसे जकड़ लिया। उसकी प्राण शक्ति खींची जाने लगी और आंखों के सामने सिर्फ मौत का अंधेरा छा गया। काल घाटी के उस सन्नाटे में एक भयानक चीख गूंजी और फिर वही खौफनाक खामोशी छा गई। विक्रम अब उस बियाबान जंगल का एक और गुमनाम हिस्सा बन चुका था। हिमालय की तलहटी में बसा रुद्रपुर कोई साधारण गांव नहीं था। ये वो जगह थी जहां दिन ढलते ही हवा का मिजाज बदल जाता था और जैसे ही शाम के 6 बजते पूरे इलाके पर एक अजीब सा बोझ उतर आता था। पक्षियों की आवाज अचानक बंद हो जाती थी, पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगती थीं और सन्नाटा इतना गहरा हो जाता था कि इंसान अपनी ही सांसों की आवाज से घबरा जाए। गांव वाले कहते थे कि सूरज ढलने के बाद रुद्रपुर इंसानों का नहीं रहता, बल्कि उन सायों का हो जाता है जो सदियों से यहाँ भटक रहे हैं और जिनकी परछाइयाँ अंधेरे में जमीन से चिपक कर चलती हैं। इसी डर और सन्नाटे के बीच एक शाम एक जीप रुद्रपुर में आकर रुकी और उसमें से उतरा आर्यन, करीब 30 साल का एक शहर का आर्किटेक्ट, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में तर्क झलकता था और दिमाग में ये पक्का भरोसा बैठा हुआ था कि भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ कमजोर दिमागों का वहम होती हैं। ये गांव अजीब जरूर है, लेकिन मैं डरने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ अपना काम करने आया हूँ। 2-4 दिन में सब खत्म हो जाएगा। आर्यन को सरकार ने गांव के पुराने स्कूल और डाक बंगले के सर्वे के लिए भेजा था और वो अपनी फाइलों,
ड्राइंग बोर्ड और किताबों के साथ उस जर्जर डाक बंगले में रहने लगा जो गांव से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी ढलान पर अकेला खड़ा था, जहां रात को सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती अनजान आवाजें उसका साथ देती थीं। इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ? जैसे हवा भी आवाज नहीं करना चाहती। पर यह सिर्फ पहाड़ों का माहौल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गांव वाले आर्यन को देखते थे, लेकिन उससे बात करने से बचते थे। उनकी निगाहों में अजीब सी उदासी और डर छिपा होता था, जैसे वे पहले से जानते हों कि ये आदमी यहाँ ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। ये पुराना डाक बंगला रात में कुछ ज्यादा ही खामोश हो जाता है, लेकिन मैं खुद को बेवजह डरने नहीं दूंगा। शुरुआत में आर्यन ने खुद खाना बनाया, लेकिन ठंडी रातें, अकेलापन और दिन भर की थकान उसे धीरे धीरे तोड़ने लगी। और एक रात काम से लौटते वक्त उसकी नज़र शमशान के पास जलती एक मध्यम रोशनी पर पड़ी, जहां लकड़ियों और जंग लगी टीन की चादरों से बना एक ढाबा था। ऊपर टंगा लाल बल्ब हवा में हिल रहा था और उसकी रोशनी जमीन पर ऐसी परछाइयां बना रही थी जैसे कोई साया नाच रहा हो। वही था राघवन का ढाबा। ढाबे के अंदर खड़ा राघवन लंबा, बेहद दुबला पतला आदमी था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, गाल अंदर धंसे हुए थे और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें कोई भावना बची ही ना हो। काका, क्या खाने के लिए कुछ मिल जाएगा? वो बिना पलक झपकाए आर्यन को घूरता रहा। साहब, शहर से आए हो, यहाँ का सन्नाटा बर्दाश्त नहीं होगा, पर मेरा खाना सब भुला देगा। लीजिए, ये स्पेशल मटन करी चक्कर देखिए। और जब खाना आया तो मटन करी की खुशबू ने आर्यन की भूख को पागल कर दिया। पहला निवाला मुंह में जाते ही उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून फैल गया। मांस बेहद नरम था, लेकिन स्वाद में हल्की कड़वाहट और एक ऐसा नशा था जो सीधे उसके दिमाग में उतर रहा था। ये मटन करी अजीब तरह से बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा स्वाद मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं चखा। और उसी पल से आर्यन अनजाने में राघवन के जाल में फंस चुका था। दिन बीतते गए और आर्यन हर रात ढाबे जाने लगा। दिन में वो नक्शे बनाता, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता उसका शरीर खुद ब खुद उसी रास्ते पर चल पड़ता। पता नहीं क्यों ढाबे का खाना खाए बिना मन बेचैन रहता है, जैसे मेरा शरीर नहीं कोई और मुझे वहां बुला रहा हो। सिर भारी रहता है, आंखें खुद ब खुद बंद होने लगती हैं। फिर भी हर रात मेरे कदम उसी रास्ते पर बढ़ जाते हैं। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उभर आए और दिमाग हर वक्त भारी रहने लगा। फिर एक रात राघवन ने बिल्कुल सामान्य लहजे में वो बात बता दी जिसने आर्यन की रूह तक को ठंडा कर दिया। बाबू, कल रात आप अपनी बालकनी में बैठकर सिगरेट पी रहे थे और उस पुरानी फोटो को देख रहे थे जो आपकी डायरी में रखी है। वो लड़की कौन है? आपकी पत्नी? ये सुनते ही आर्यन के चेहरे से रंग उड़ गया, क्योंकि वो जान गया था कि कोई हर वक्त उसे देख रहा है। तुम्हें कैसे पता? मेरा बंगला ऊंचाई पर है और चारों तरफ घने पेड़ हैं। तुम वहां क्या कर रहे थे? तुम पर नजर कैसे रख रहे हो? रुद्रपुर की हवाएं बातें करती हैं साहब, और मैं तो आपका शुभ चिंतक हूं। आपकी हर हरकत, आपकी हर सांस पर मेरी नजर रहती है। आप अकेले हैं ना, तो मुझे चिंता रहती है। ये कैसे मुमकिन है कि कोई मेरी बालकनी तक देख सके? मेरी डायरी और तस्वीर के बारे में उसे सब कैसे पता है? उसी रात आर्यन को लगा कि बंगले के बाहर कोई चक्कर काट रहा है। कौन है बाहर? जवाब दो, कोई है? सूखी पत्तियों पर चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन बाहर झांकने पर सिर्फ अंधेरा था। बाहर कोई है, मुझे यकीन है कोई मुझे देख रहा है। ये आवाजें मेरा वहम नहीं हो सकती। कुछ दिनों बाद उसने ढाबे का खाना छोड़ने की कोशिश की तो उसी रात दरवाजे पर नाखूनों से खरोचने की आवाज आई। और जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, बस फर्श पर एक मिट्टी की हंडिया रखी थी जिसमें वही मटन करी थी और उसके ऊपर आर्यन की अपनी तस्वीर तैर रही थी जो बीच से कटी हुई थी।
दरवाजे पर ये खरोचने की आवाज़ मजाक नहीं है, कोई जानबूझकर मुझे डराना चाहता है। ये हंडिया और इसके अंदर मेरी कटी हुई तस्वीर। अब समझ आ रहा है, मैं यहाँ सिर्फ मेहमान नहीं हूँ। अब ये डर नहीं बल्कि शुद्ध दहशत थी। अगली सुबह एक बच्चे ने उसे फुसफुसाकर सच बताया कि गांव के जो लोग गायब होते हैं वे ढाबे के पीछे बने तहखाने में ले जाए जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। अगर गांव के लोग सच में गायब हो रहे हैं तो अगला नंबर मेरा भी हो सकता है। आर्यन को समझ आ गया कि वो जिस मांस का स्वाद ले रहा था वो इंसानों का था। नहीं, ये मटन इंसानों का नहीं हो सकता, लेकिन अगर सच यही है तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। और उसी रात जब वो भागने की कोशिश करता है तो जीप स्टार्ट नहीं होती। जीप स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? तारें कटी हुई लग रही हैं। कोई नहीं चाहता कि मैं यहाँ से जिंदा निकलूं। अब क्या करूं? बाहर रहना भी ठीक नहीं लग रहा। बस किसी तरह ये रात कट जाए। सुबह होते ही चाहे जैसे भी हो इस गांव से निकल जाऊंगा। बिजली चली जाती है और अंधेरे में नीचे से कदमों की आवाज आती है। नीचे किसी के चलने की आवाज है। वो आ चुका है, अब छिपने का भी वक्त नहीं बचा। दरवाजा टूटता है और राघवन के पीछे गांव के 3 लोग सफेद आंखों के साथ खड़े होते हैं, जिंदा लाशों की तरह। दरवाजा मत तोड़ो, जो चाहिए ले लो, बस मुझे यहाँ से जाने दो। आर्यन बाबू, भागना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, मैं आपके लिए आखिरी दावत लाया हूँ। ये खुशबू, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। नहीं, मुझे होश में रहना होगा, अभी नहीं। मुझे तुम्हारी रूह नहीं चाहिए साहब, मुझे बस तुम्हारा वो हिस्सा चाहिए जो खाने में सबसे नरम होता है। आज रात राघवन के ढाबे पर सबसे महंगी डिश बनेगी। नशीली खुशबू हवा में फैलती है। आर्यन का शरीर जवाब दे देता है और उसकी चीखें उस सन्नाटे में दब जाती हैं। अगली सुबह डाक बंगला खुला मिलता है। साहब को शहर की याद आ रही थी, रात को ही चले गए, पर जाते जाते अपना सामान मेरे पास छोड़ गए। जीप पर सूखा हुआ खून होता है और राघवन मुस्कुराते हुए कहता है कि साहब शहर लौट गए। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी अगर कोई रुद्रपुर से गुजरता है और उस ढाबे की खुशबू उसे जरूरत से ज्यादा अच्छी लगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अगला मेहमान वही है, क्योंकि रुद्रपुर का सन्नाटा आज भी भूखा है।